नमस्कार प्रिय प्रतियोगी मित्रों, एक बार पुनः आपके लिए एक नए सिलेबस के साथ मैं उपस्थित हूं। एक भयानक अवसर, एक बहुत ही बेहतरीन अवसर आपके सामने है। नेकपाल की बैच आपके लिए आज से उपलब्ध होगी। आप बेहतर बिंदास बिना सोचे आपने मुझ पर विश्वास किया है, आपकी श्रद्धा मुझ पर है, आपका विश्वास, अटूट विश्वास मुझ पर है, तो आपके लिए नेकपाल की बैच लॉन्च कर दी गई है। उसका सिलेबस आपके सामने है। मैं आपको विधिवत बहुत ही छोटा सिलेबस है हिंदी का, लेकिन फिर भी मैं आपको जोड़कर इतना बताऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ नहीं, बहुत कुछ सर ने बताया है, उससे एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। मैं आपसे चैलेंज करता हूं, आपसे वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर से नहीं आएगा। जो मैं सिलेबस आपको आज देने जा रहा हूं, उस सिलेबस में आपका क्या होगा, मैं लिखा बहुत कम हूं लेकिन बताऊंगा बहुत कुछ। जो बताऊंगा वो सब मैं अपनी एक एक बातों पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं आपकी लेखपाल परीक्षा योजना संकल्प बैच। लेखपाल, इस बैच का नाम है लेखपाल संकल्प बैच। आप संकल्प बैच नाम भी है और आपको संकल्प भी लेना है। ठीक, क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 भाग होंगे, कुल 4 भाग होंगे। विषयवार प्रश्न पत्र क्या है? सामान्य हिंदी आपका 25 प्रश्न 25 अंक का होगा, जो कि पहले आपका 25 प्रश्न 20 अंक का था। यही शेड्यूल था, यही सब था, लेकिन पहले आपका 25 प्रश्न 20 अंक का था। इस बार 25 प्रश्न 25 अंक का है। ठीक, दूसरा है सामान्य गणित, ये भी आपका वैसे है। सामान्य ज्ञान, ग्रामीण परिवेश, वो सभी है आपका, लेकिन मेरे हिस्से क्या है, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, क्या बताऊंगा, किसके बारे में बताऊंगा, तो आपका सामान्य हिंदी के बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे। उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या आएगा, उन सब पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं उसका सिलेबस क्या है। का सिलेबस आपका लेखपाल संकल्प बैच, लेखपाल संकल्प बैच 2020। इस बैच का नामकरण मैंने किया है, हम लोगों ने किया है, और आपको भी संकल्प लेना है, आपको भी संकल्प लेना है। और सामान्य हिंदी मेरे हिस्से है, मैं ही पढ़ाऊंगा। आपका जो भी प्रश्न, जो भी कुछ रहेगा, जो भी पूरा हिंदी का जो सिलेबस रहेगा, वो संपूर्ण सिलेबस आपको मैं बताऊंगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम इसका क्या है, तो आइए देखते हैं कि हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब इसमें इसको पॉइंट को रखने का आशय है आयोग का कि उसमें सारे टॉपिक आ गए जो सामान्यतः हिंदी में आते हैं, वो सारे आ गए। जैसे आपका हिंदी वर्णमाला है, ये तो एक सामान्य टॉपिक है, इसके बिना व्याकरण का कुछ भी नहीं हो सकता है। व्याकरण का ककहरा भी आपको नहीं आ सकता है बिना वर्णमाला के, क्योंकि आप वर्णमाला से शब्द सीखते हैं, यही आधार है व्याकरण का। क्योंकि जब मैं किसी पॉइंट, किसी वाक्य, किसी शब्द को पढ़ नहीं सकता, तो मैं आगे क्या पढ़ूंगा, व्याकरण में कैसे पढ़ूंगा। ठीक, तो वर्णमाला है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। ठीक, ये सभी टॉपिक आपके इसमें हैं। इसमें बहुत और भी टॉपिक हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। इसमें आपका संधि तो नहीं है, विकारी और अविकारी शब्द तो नहीं है, वाक्य नहीं है। ठीक, संधि आपका है, वो क्या कहते हैं उसको, संज्ञा। विकारी और अविकारी शब्द आपका नहीं है। विकारी और अविकारी शब्द आपके इसके सिलेबस में नहीं रखा गया, वाक्य को भी नहीं रखा गया है। लेकिन विकारी शब्द के कुछ अंश को मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसके कुछ अंश ऐसे हैं जो सिलेबस में रखा गया। इसमें इसके बिना इस सिलेबस के पार्ट को आप विधिवत बेहतर तरीके से समझ नहीं सकते हो, इसलिए उसको मुझे पढ़ाना अनिवार्य होगा। वो जैसी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपका वहाँ पर पढ़ाऊंगा। उसको पढ़ाने के बाद आपके सिलेबस का जो मुद्दा, जो टॉपिक रहेगा, उस पर मैं विधिवत चर्चा करूंगा, क्योंकि उसके बिना जब समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए तो देखते हैं कि और क्या है आपके इसमें। व्याकरणिक कोटियां हैं, यानी लिंग है आपका, लिंग है, वचन है, कारक है, वाच्य है, समास है,
काल है। अब जैसे बेटे समास आपको पढ़ना है, तो समास पढ़ने के लिए आपको उपसर्ग प्रत्यय आना चाहिए, तो उपसर्ग प्रत्यय सिलेबस में था भी। ठीक, आपको विशेषण आना चाहिए, विशेषण विशेष से आना चाहिए, उपमेय उपमान आना चाहिए, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, क्योंकि उसके बिना आप समाज समझ नहीं सकते हो, उसको मैं सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको ये टॉपिक समझना है तो उसको समझना अनिवार्य है, वही आधार है इसको समझने का। तो कारक मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, कारक आपका इसमें है भी। ठीक, बिना कारक के, बिना उपसर्ग प्रत्यय के, बिना विशेषण के आप समास को पूर्णतः समझ नहीं सकते। वो सारे टॉपिक जो आपके इससे जुड़े हुए हैं उसको पढ़ाना है मुझे, मैं पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। इतना कम सिलेबस है, इतना ही पढ़ना है। एक सिलेबस है क्योंकि सिलेबस ही ऐसा है इसका कि उसमें आपको बिना उसके इसको आगे वाले भाग को आप समझ नहीं सकते हो, तो इसलिए आपको जोड़कर मुझे पढ़ाना ही है। तो आपको वो सभी चीज़ें पढ़ाएंगे, लिंग पढ़ाएंगे, का वचन पढ़ाएंगे, कारक पढ़ाएंगे, वाच्य पढ़ाएंगे। अब वाच्य पढ़ाएंगे, वाच्य और काल दोनों तो मिलता जुलता दोनों, और क्रिया, अगर आपको वाच्य पढ़ना है तो सबसे पहले तो आपको क्रिया पढ़नी पड़ेगी। तो आ गया सारा विकारी शब्द तो आपका आ ही गया। ठीक, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया सभी आ गए, वो सभी पढ़ना है तो नहीं लेकिन पढ़ना है, क्योंकि उसके बिना इसका आपको समझना संभव नहीं है। तो जोड़कर मैं पढ़ाऊंगा, जो है वो भी पढ़ाऊंगा, जो नहीं है वो भी पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक, तो इतना इसमें हुआ। इसके बाद है आपका, इसके बाद है आपका शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्दों के वर्गीकरण में आपका पहला है, शब्दों का वर्गीकरण 4 तरीके से किया गया है। रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, 4 तरीके से हुआ है। चारों आपको पढ़ना है। रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक, तीनों आपको पढ़ने हैं। प्रयोग के आधार पर तकनीकी शब्द, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द, ये आपको पढ़ना है। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे अरे सर ये भी होता है। हाँ होता है, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, उत्पत्ति या उत्पत्ति या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, इसमें आपके 4 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यानी तत्सम, तद्भव, देशज, देशी और विदेशी शब्द, और इसमें एक संकर शब्द भी आता है। कुल इसके 5 भेद हैं, मूलतः 4 भेद हैं, उन 5 को पढ़ना है। लेकिन ठीक, इसको इतना विधिवत आपको बता दिया जाएगा, ये पॉइंट तो आपका कभी जीवन में इतने आसान से पहचान के साथ मैं बताऊंगा कि जीवन में कभी आपका भूलेगा ही नहीं। आपको कहीं भी ऐसा इतने आसान तरीके से कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा, किसी भी अध्यापक के माध्यम से आप कभी पढ़े नहीं होंगे। ऐसे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। वैसे भी आप देख रहे हो जो मेरी क्लास चल रही है उसमें आपको लग रहा होगा कि क्या क्या नया हुआ है जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक, तो आपको सब कुछ नया मिलेगा, आप बस देखते तो जाइए। आपको लगेगा कि हाँ इस बार मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, हिंदी वास्तव में हिंदी पढ़ना चाहिए। आपको ये लगेगा, एहसास होगा कि हाँ वास्तव में हिंदी को पढ़ना चाहिए। मैंने जो जाना है आज तक वो कुछ भी नहीं है, अब जो जानूंगा वही सब कुछ है। आपको ये एहसास किया, करा भी दिया हूँ और कराता भी रहूँगा। अभी तक जो जाना, आपको ऐसा सोचना भी चाहिए कि अब तक जाना तो कुछ नहीं जाना। ठीक, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये हो गया कि मैंने जो जाना वो सब कुछ है, तब आगे आप नहीं जान सकते, नहीं सीख सकते हो। अब जाना तो ये जाना कि अब तक कुछ नहीं जाना, ये फार्मूला आपको लेकर चलना होगा। अब जाना तो ये जाना कि अब तक कुछ नहीं जाना। अब जो जानोगे वही आपका इतिहास, आप उसी से आप इतिहास रच सकते हो, उसी से आप इतिहास बना सकते हो। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं क्या और कुछ क्या है इसमें। अर्थ के आधार पर आपको क्या क्या पढ़ने हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक, इसके बाद है आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जैसे आपका कोई एक शब्द है, एक समान शब्द है, उसका देखने में तो एक जैसा है लेकिन वो
अर्थ में भिन्न है, क्योंकि भिन्नार्थक देखने में एक जैसा दिखे, कुल ऐसा शब्द आए ना, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। वंश किनारा अलग अलग है, दोनों का अर्थ है। ठीक, तो इस प्रकार के शब्द आपको, और अनिवार्य है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है ये प्रश्न आपसे, हर बार एक प्रश्न आपका अनिवार्य है कि आता ही रहता है, हर बार आता जाए, बार बार पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न। ठीक, अर्थ उसके अलग अलग होते हैं, लेकिन देखने में, सुनने में, पढ़ने में एक जैसा होता है। ठीक, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, ठीक, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह। मुहावरे लोकोक्तियों में अंतर क्या है, मूलभूत अंतर क्या है, इतना आसान तरीके से आपको बताया जाएगा कि जीवन में कभी नहीं भूलोगे, कभी भूल ही नहीं सकते हो। वो आसान नियम जो आपको मैं बताऊंगा, आप पढ़िएगा, फिर आपको पता चलेगा, आपको मजा आएगा कि हाँ, इसे तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक, वाक्य शब्द शुद्धि तो मैं आपको जिस दिन टॉपिक शुरू करता हूँ, व्याकरण शुरू करता हूँ पढ़ाना, उस दिन से जब तक मैं व्याकरण समाप्त नहीं कर देता हूँ, तब तक आपको शब्द शुद्धि मैं बताता रहता हूँ। बीच बीच में जैसा जो भी शब्द आता है मैं बताता रहता हूँ कि ये ऐसे लिखा जाता है, ये बार बार पूछा गया, कई बार पूछा गया, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। ठीक, वाक्य शुद्धि तो आप जिस दिन आपका व्याकरण आपने विधिवत तरीके से पढ़ लिया, प्यारे बच्चों, आपका वाक्य शुद्धि में कभी कोई त्रुटि आ ही नहीं सकती। चैलेंज करता हूं, कोई भी वाक्य आ जाए आपके सामने, आप खुद कहोगे ये गलत है, क्यों गलत है ये भी आप बताओगे। ठीक, विराम चिन्ह भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। एक बार आपने पढ़ लिया तो जीवन भर पढ़ने से फुर्सत हो जाएगी, फिर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आइए चलते हैं, लास्ट टॉपिक आपका जो होगा देखते हैं वो क्या है। काव्य, लास्ट टॉपिक है आपका काव्य। काव्य में आपको क्या क्या पढ़ना है? रस, छंद, अलंकार। काव्य में आपका क्या क्या है? तो वो है आपका रस है, क्या क्या है? रस है और छंद है और अलंकार है। इन तीनों टॉपिक को इतना विधिवत तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा। वैसे जो पढ़े हैं वो जानते भी हैं कि एक बार अगर उन्होंने दिमाग खोल के सुन लिया, और दिमाग खोलना नहीं पड़ता है, तो जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं दिमाग को खुलवा देता हूँ। आप कहीं उठकर जा नहीं सकते। जिस दिन मैं रस प्रारंभ कर दिया पढ़ाना, आप कहीं उठकर जा नहीं सकते। प्यास लगी फिर भी आप बैठे रहोगे, पानी मंगा लोगे, नहीं तो नहीं पियोगे। अपनी प्यास रोक कर बैठोगे और अलंकार सुनोगे। पढ़ना, मैं जब पढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा तो आप सुनोगे, बस केवल एक काम करोगे, सुनोगे और कुछ नहीं करोगे, सब भूल जाओगे। जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, जितना भी आपके दिमाग में जो चल रहा है, फितूर चल रहा है, जो गम है, सब कुछ आप भूल जाओगे, सिर्फ सुनोगे। सर पढ़ा रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, बस, और इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हो। अलंकार है, छंद है। छंद जो है इसमें भी कुछ छोटा मोटा नियम है जो मैं आपको इतना आसान तरीके से बता दूंगा कि ये भी जीवन में कभी, और एक क्वेश्चन छंद से अवश्य आएगा, लेखपाल में एक प्रश्न आपका अवश्य आएगा। ठीक, आप निश्चिंत रहिएगा, मैं जितना बता दे रहा हूँ उससे बाहर से कुछ आना नहीं है। ठीक, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। और लास्ट में मैंने विविध रखा है। ठीक, लास्ट में विविध रखा है, यानी जो कुछ भी छूटा है, साहित्य इसमें नहीं है, निश्चिंत रहिएगा। पत्र लेखन इसमें नहीं है, निश्चिंत रहिएगा। ठीक, कोई भी मानसिक तनाव की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मेरे साथ हो तो आप निश्चिंत रहिए, टेंशन मुक्त रहिए। ठीक, जिम्मेदारी मुझ पर है तैयार कराने की। ठीक, आपको ऐसा योद्धा बनाकर आपको रणभूमि में मैं उतारूंगा कि विजय आपकी ही होगी, पताका आपका ही फहरेगा। इसके अलावा कोई और किसी और में दम नहीं कि जो आपका टक्कर ले सके, आपका सामना कर सके। ऐसा मैं आपको तैयार कर दूंगा। ये मेरा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, और मैं आपको वचन भी देता हूं कि मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। तो विविध में मैंने आपको बताया कि लास्ट में आपका विविध रहेगा। जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हो मुझसे, इसके अलावा वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये आपका प्यार,
आपका अपनत्व, आपका लगाव मुझसे करवाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। ये लेखपाल का आपके अपने लेखपाल संकल्प बैच 2020 का सिलेबस था हिंदी का। आपने देखा, बेहतर आपको, बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत ही सीमित सिलेबस है, जिसमें मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी है। कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें आपको ही मेहनत करनी है, लेकिन मैं अकेले आपको नहीं करने दूंगा, मैं साथ साथ करवाऊंगा और करूंगा भी। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।